वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 11 नवंबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 11 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे, साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है हर साल 11 नवंबर को, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं कौन या फिर थे कौन, इनके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले जानते हैं इस दिवस के बारे में। तो दरअसल इसकी शुरुआत की गई थी साल 2008 में, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई। और यह दिवस हमें यह भी दिखाता है कि शिक्षा मात्र एक किताबी विषय नहीं है, बल्कि समाज निर्माण एवं साथ ही राष्ट्र निर्माण के लिए भी शक्तिशाली माध्यम होता है शिक्षा। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा के महत्व को उजागर करना, साथ ही शिक्षा को समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाना। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे कौन या फिर हैं कौन, इनके बारे में हम थोड़े शब्दों में जानते हैं। तो दरअसल इनका पूरा नाम था मौलाना अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल आज़ाद। इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर साल 1988 को, जो कि मक्का सऊदी अरब में हुआ था। इनका निधन हुआ था 22 फरवरी साल 1958 को, जो कि नई दिल्ली यानी कि भारत में हुआ था। और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके थे, जो कि साल 1947 से लेकर 1958 तक भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे थे। इन्होंने आईआईटीज की स्थापना की पहल भी की थी, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की पहल की थी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी की स्थापना की थी। इसके अलावा साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, साथ ही ललित कला अकादमी की स्थापना में भी इन्होंने सहयोग किया था। इसके अलावा मौलाना आज़ाद फाउंडेशन की भी स्थापना इन्होंने की थी, जो कि अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा के लिए है। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी बने थे अबुल कलाम आज़ाद, जो कि साल 1923 में बने थे और 35 वर्ष की आयु में बने थे। इसके अलावा इन्हें साल 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, जो कि मरणोपरांत सम्मानित किया गया। इनकी कुछ पत्रिकाएं भी हैं, ये है अल हिलाल, इसके अलावा अल बलाग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11 नवंबर। अगला सवाल है, भारत में पहली बार आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दरअसल हाल ही में एक डिजिटल संग्रहालय की स्थापना की गई है। कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है। अब छत्तीसगढ़ में कहाँ पे की गई है? तो नवा रायपुर या फिर इसे अटल नगर के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे। और भारत का यह पहला ऐसा डिजिटल संग्रहालय है जो कि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है। इस संग्रहालय को नाम दिया गया है शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। इस संग्रहालय पे लागत कितनी आई है, यानी कि इसे बनाने में खर्च कितना हुआ है? तो 50 करोड़ रुपए, और यह 10 एकड़ भूमि क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। अगला सवाल है, COP30 सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो COP30 सम्मेलन 2025, तो COP30 है क्या, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले जानते हैं 2025 में आयोजित होने वाले इसके सम्मेलन के बारे में। तो दरअसल इसका आयोजन शुरू हुआ है 10 नवंबर से और यह 21 नवंबर तक चलेगा। कहाँ पे किया जा रहा है इसका आयोजन? तो ब्राजील के बेलेम शहर में। इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया जा रहा है? तो UNFCCC या और साथ ही ब्राजील सरकार के द्वारा। तो UNFCCC या फिर UNFCCC यह है क्या, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। और इसमें भागीदारी कितने लोगों की रहेगी? तो लगभग 50,000 प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। और इस सम्मेलन को नेचर कॉप के नाम से भी जाना जा रहा है, जो कि अमेजोनिया क्षेत्र में पड़ने की वजह से इसे नेचर कॉप के नाम से जाना जा रहा है। यानी कि ब्राजील के बेलेम शहर जहाँ पे यह आयोजित किया जा रहा है, यह अमेजोनिया क्षेत्र में पड़ता है।
तो COP30 क्या है? तो दरअसल इसका पूरा नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज और UNFCCC की पार्टियों की बैठक का यह 30वां संस्करण है, इसलिए इसे कहा जा रहा है COP30। इसका उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक स्तर पे जलवायु परिवर्तन से निपटना, साथ ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करना, इसके अलावा विकासशील देशों की सहायता करना, साथ ही पारिस्थितिकी से जुड़े समाधानों को बढ़ावा देना। तो अब UNFCCC तो दरअसल इसका पूरा नाम हुआ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन। तो दरअसल यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे कि साल 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था सदस्य देशों के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था इस संधि का? तो वैश्विक स्तर पे जलवायु परिवर्तन से निपटना, साथ ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। और इसके सदस्य देश कितने हैं वर्तमान में? तो 197 हैं, भारत भी इनमें शामिल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेलेम, ब्राजील। अगला सवाल है, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में भारत की ओनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 तो दरअसल साल 2025 में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप को 2 चरणों में आयोजित किया गया है। पहला चरण इसका हुआ था 28 मई से 6 जून तक, जो कि दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था, और दूसरे चरण का आयोजन किया गया है 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर 2025 तक। कहाँ पे? तो संयुक्त अरब अमीरात में। और दूसरे चरण में 39 देशों के 213 एथलीट्स ने भाग लिया था, जिसमें कि भारत की ओनी लेखरा ने 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और साथ ही देश के अनुसंधान एवं नवाचार तंत्र के बीच संबंध मजबूत करने के उद्देश्य से कौन से पहल की शुरुआत की गई है? तो दरअसल हाल ही में भारत सरकार द्वारा वैभव फेलोशिप की शुरुआत की गई है, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसे शुरू किया गया है। तो वैभव फेलोशिप यह है क्या? तो इसका पूरा नाम है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। इसका उद्देश्य क्या है? तो विदेशों में कार्य कर रहे या फिर शोध करने वाले, साथ ही भारतीय मूल के वैज्ञानिकों, इसके अलावा शोधकर्ताओं को भारत में संस्थानों के साथ मिलकर अनुसंधान करने का अवसर प्रदान करना। और वर्तमान में 22 वैज्ञानिकों का इसके लिए चयन किया गया है। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो भारत में शोध एवं साथ ही नवाचार क्षमता को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही भारतीय प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान भी मिलेगी। इसके अलावा भारतीय मूल के विदेशी वैज्ञानिकों से भारतीय वैज्ञानिकों को फायदे भी मिलेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैभव। अगला सवाल है, हाल ही में पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड द्वारा मुफ्त एवं साथ ही डिजिटल बस यात्रा सुविधा की शुरुआत कहाँ की गई है? तो पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड यह है क्या? इसके बारे में हम थोड़े शब्दों में जानते हैं। तो दरअसल हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है दिल्ली सरकार द्वारा, जो कि पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना के तौर पे भी इसे देखा जा सकता है। और इस कार्ड के माध्यम से महिलाओं और साथ ही ट्रांसजेंडर यात्रियों को स्टेट साथ ही क्लस्टर बसों, खास तौर पे दिल्ली परिवहन निगम एवं क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। अब इससे लाभान्वित वर्ग कौन से होंगे? सभी तो नहीं होंगे। तो जो 12 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं होंगी वो, साथ ही ट्रांसजेंडर लोग इससे लाभान्वित होंगे। और यह कार्ड पूरी तरह से डिजिटली तरीके से कार्य करेगा। और यह योजना दिल्ली में पहले से चल रहे पिंक टिकट प्रक्रिया की जगह ले रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य को पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दरअसल हाल ही में भारत सरकार द्वारा पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से हिमाचल प्रदेश सरकार को सम्मानित किया गया है, जो कि माइटी मंत्रालय के द्वारा सम्मानित किया गया है। और राज्य सरकार को अब यह अवार्ड क्यों दिया गया है? तो राज्य सरकार द्वारा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, साथ ही हिम सेवा के 51 नागरिक सेवाओं को डिजी लॉकर के साथ सफलतापूर्वक एकीकरण के लिए इसे यह सम्मान दिया गया है।
तो पीपुल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड यह है क्या? तो दरअसल यह भारत सरकार के माइटी मंत्रालय यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला नागरिक केंद्रित डिजिटल सेवा एकीकरण को प्रोत्साहित करने वाला अवार्ड है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है, हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा ऑपरेशन व्हाइट कोलरन कहाँ चलाया गया है? तो दरअसल हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया है। कहाँ पे? तो गुजरात के वलसाड में, जिसे कि ऑपरेशन व्हाइट कोलरन नाम से जाना जा रहा है। तो अब राजस्व खुफिया निदेशालय है क्या, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले जानते हैं अब इस ऑपरेशन के बारे में। तो दरअसल इस ऑपरेशन के तहत एक गुप्त इकाई सिंथेटिक ड्रग का उत्पादन करने वाली इकाई की पकड़ की गई है गुजरात के वलसाड में। अब क्यों? तो दरअसल NDPS यानी कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रतिबंधित किए गए दवा अल्प्राजोलम नामक एक साइकोट्रोपिक दवा यहाँ पे बनाई जा रही थी, इसकी पकड़ की गई है इस ऑपरेशन के तहत। तो अब राजस्व खुफिया निदेशालय, तो दरअसल यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना की गई थी साल 1957 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या है? तो तस्करी, साथ ही ड्रग्स, इसके अलावा सोना, विदेशी मुद्राएं, साथ ही हथियार या फिर वन्य जीव उत्पादों की अवैध आवाजाही को रोकना, साथ ही GST या फिर अन्य अप्रत्यक्ष करों से बचने की कोशिश करने वाले आर्थिक अपराधियों को भी पकड़ना, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय तस्करी पर लगाम लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के तौर पे मनाया जाता है। अब क्यों? तो दरअसल इसकी शुरुआत की गई थी 1995 में, जब भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को लागू किया गया था और यह प्रभावी हुआ था 9 नवंबर साल 1995 से। इसलिए इस दिन को चिन्हित करते हुए यह दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो देश के सभी नागरिकों, खासतौर पे गरीबों, पिछड़े वर्ग से आने वाले, साथ ही कमजोर वर्ग से आने वाले लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, साथ ही कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 नवंबर। अगला सवाल है, हाल ही में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दरअसल हाल ही में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2025 से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया है। तो अब सेरेना विलियम्स हैं कौन? तो दरअसल यह अमेरिका की पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं। तो अब हम जानेंगे प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस स्पोर्ट्स अवार्ड को। तो दरअसल प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड दिया जाता है 8 क्षेत्रों में, लेकिन हम सिर्फ जानेंगे अवार्ड जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाता है इसे, यानी कि जो दिया गया है इसके बारे में, इसके डिटेल्स को जानेंगे। तो दरअसल स्पेन का अंतरराष्ट्रीय सम्मान है यह, और यह ऐसे व्यक्तियों या फिर टीमों या फिर संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने की खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हो। साथ ही स्पेन की संस्था प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस फाउंडेशन द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है, जिसकी स्थापना की गई थी साल 1980 में। और इस स्पोर्ट्स अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस स्पोर्ट्स अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? तो साल 1987 में। यानी कि ये जो 8 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, इसमें स्पोर्ट्स अवार्ड की स्थापना की गई थी 1987 में, और इसे स्पेन का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरेना विलियम्स। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल हम लोग नहीं पढ़ पाए थे, और संडे को हम लोग पूरे 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। तो आज हम सैटरडे यानी कि शनिवार को पढ़े गए क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो शनिवार का पहला सवाल था, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 7 नवंबर। अगला सवाल था, भारत द्वारा प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 अफ्रीकी चीतों का आयात किस देश से किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, बोत्सवाना। अगला सवाल था, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में कितने प्रतिशत मतदाताओं की हिस्सेदारी रही है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, 64.64%।
अगला सवाल था हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी संजय गर्ग। अगला सवाल था वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के मौके पे मनाए जाने वाले उत्सव की अवधि कब से कब तक के लिए है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक। अगला सवाल था सक्षम खिलाड़ियों के साथ खेलने वाली भारत की पहली पैरा एथलीट कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए शीतल देवी। अगला सवाल था हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी नई दिल्ली। अगला सवाल था हाल में भूपेन हजारिका पुरस्कार 2025 से कितने व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी 6। अगला सवाल था हाल ही में सामिया सुलू हसन किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए तंजानिया। और लास्ट क्वेश्चन था हाल ही में दुनिया का पहला पूरी तरह नकदी मुक्त देश कौन सा घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी स्वीडन।